Okay, so let's start the session. And in the today's mini marathon session, we are going to discuss about the properties of the Z transform, DTFT, and DTFT. All these are very important topics, and we are going to revise it through the questions, through the formulas, not through the questions, because already we have solved so many questions related to all these topics. So this is just for the revision. And after that, in the next month, in the month of November, I will bring another question series for signals and system where we will solve new questions of the signals and system from the various topic like Fourier series, Fourier transform, Z transform, DTFT, Fourier DFT, signals and system, etc. Okay, so that time we will solve, but right now we are just taking with the revising it with the help of formula. डीएफटी आपके डबल ई के सिलेबस में नहीं होगा, बट हम लोग ईसी और डबल ई दोनों के हिसाब से देख रहे हैं, तो फॉर ईसी इट इज देयर, है ना। ईसी के लिए है, और अगर अभी आप गेट के लिए भी देख रहे हो, अगर हम ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो ईएससी में भी आपका एग्जिस्ट करता है। यस के गेट एंड एटीसी पैरेलल प्रिपरेशन करो, इट इज बेस्ट, बिकॉज एटीसी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि गेट में आपको बहुत ज्यादा, मतलब गेट से बहुत ज्यादा हट के नहीं है। गेट की प्रिपरेशन आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो पढ़ोगे उससे आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो आपको एटीसी में हेल्प करेगा। बस आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है वो इंग्लिश में लगाना है ना। इंग्लिश, और इंग्लिश भी हमारे उसमें होता ही है गेट के सिलेबस में, बट हाँ, हमारे पास स्पॉट एरर स्पॉटिंग इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, पैसेज रीडिंग वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा स्पॉट एरर स्पॉटिंग करने वाला, अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको थोड़े से करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस आपको थोड़े से करने ठीक है। तो बहुत हद तक हम देखते हैं। बाकी फिजिक्स बस आपको करना है, तो मैं आपको जैसा बताया था, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी द रिगार्डिंग द एटीसी ऑल्सो। एटीसी के बारे में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो दिस इज साकेत वर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 12 year experience in the field of GATE and ESC both. My qualification is MTech from IIT Guwahati, and I have cracked the different exams like Airport Authority of India, DRDO, Bharat Electronics Limited. सिग्नल के लिए कनोडिया लगा रहे हो, ओके है, ओके है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करना ही है। कनोडिया ओके है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज आप करो, फिर ये आपके इतना सफिशिएंट रहेगा, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जैसे सब्जेक्ट्स और कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, आईसीटी, ये सारे सब्जेक्ट आप मेरे से लर्न कर सकते हो, है ना। मेरा एक्सपर्टीज इस एरिया में है। और अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो गेट, अगर आप की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप 25 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, तो आपको 22 अक्टूबर यानी कि कल 22 अक्टूबर को आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक बेहतरीन स्कॉलरशिप टेस्ट, जो सुबह 9 o'clock से इवनिंग 9 o'clock तक आपका विंडो ओपन रहता है। आप कभी भी जाके अपना रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो। अगर कुमार टप्पू, इफ यू हैव if you have the final year mark sheet, means 8th semester mark sheet, if you have, then also you will be able to apply. No worries about the degree. If you have the mark sheet of all the 8th semester, and up to before the joining, if you get the e certificate of your degree, then also it is okay.
So at the time of applying the BEL exam, you should have your all the mark sheet of 8 semesters. That's it. Wait a second, guys. I'm just getting some little bit. Okay. Now, still you can apply. I mean to say, mark sheet means you should have the result of all the 8 semester. If you are having the result of all the 8 semester, and if you are expecting that during the exam of the BEL, at the time of interview, you will get your interview degree certificate, then definitely you can apply. And right now you can apply. And suppose at the time of interview, if you don't have, then that time you can ask them for more time because you have the online result of all the 8 semester, right? Okay, so there is a detailed preparation strategy to ace the Gate 25 in the workshop by the Richa madam. There is a free mock test going on. This is for the ECE branch. The mock test is scheduled in this way: 14th of October, 21st of October, 28, 4th, 11, 18, etc. Means every week we are conducting a mock test. It is either a mixed test or it is a mock test. So you can attempt the mock test, and for that we have a link given in the description. So just go through that link and register yourself for attempting the mega mock test. This is the all over India mock test. Okay. This is for double E branch. The double E branch, the syllabus is complete mentioned here. You can take the screenshot of this and you can appear for it if you are from electrical. And download the BYJU'S Exam Prep app. To download the BYJU'S Exam Prep app, the link is given in the description, right? The link is given in the description. You can download the app from the link because there you will get the multiple options to learn the concepts for free. Second, you will also get the 20 video lectures for free. Then, apart from the free series, from the paid lectures, you will get the 20 free lectures. So, from there 20 lectures, you can decide whether you want to continue with the BYJU'S exam prep for your GATE journey or not. So, we will not, we will give you a sufficient chance to understand our team, what we actually provide. So, don't miss this opportunity to be a part of the BYJU'S family. Okay, it will be very helpful for your GATE preparation. And this is the 24 crash course, and we have also launched the 25 and 26 course. So if you are targeting GATE 26 or GATE 25 for the complete coverage of the syllabus, you can join our Vision GATE 25
series batch, and here this in this particular batch we have the entire syllabus coverage for gate 25 and 26 aspirants, and the language will be both English and Hindi. There are a separate batch for Hindi and English, and I will be also teaching in this particular batch. I will be taking the signals and system, EMFT, communication, and then the rest of my team members will take the other subjects, and you will be having a very good learning experience with all of us. Live classes will be provided, recorded lectures will be provided, study material will be provided, practice quiz session, mock test, etc. we will provide. Yes, Tomby, I am not going to tell any question here right now in this today's session. I have already taken some question session before in before this week. Last week before, I have taken the 3-4 session in the signals and systems. So right now I am only revising the theoretical things. So next in the next month for from the first or second week, I will take the question series on the signals and system as well. Okay. Now coming to the today's topic, which is the fundamental of the Z transform. So how do you define the Z transform and how do you get the values in the Z transform? The importance of the complex exponential is that response of the LTL system to a complex exponential input is the same complex exponential with only a change in amplitude. So in the LTI system, if you provide the input as an exponential form, that is a z to the power n, then you will get the same output z to the power n. Only the difference is you have to multiply with the transfer function of system h of z. The LTI system, you have to just multiply with the transfer function of z, you will get the output. So that is a very important property. So when we have a sinusoidal signal in the discrete case, then you can convert this sinusoidal signal cosine wave in the form of exponential, and that exponential signal can also be written in the form of z, because z is equal to e to the power j omega you can use, and then then your output will only be the same sinusoidal signal, just you need to multiply with the transfer function of the impulse response. The second thing, how do you calculate the Z transform of any signal? If there is a discrete sequence, okay, if suppose you have a discrete sequence h of k, then for this h of k, the Z transform is calculated as summation over k equal to minus infinite to infinite h of k z to the power minus k. This is how you write the Z transform of any sequence h of k or h of n. This is just the change of variable. Instead of k, you can write n also. Then the signal which we have given as input z to the power n is also known as eigenvalue of the signal and or eigen signal of the LTI system. So according to the exact definition of the Z transform of any sequence x of n, which is discrete in time, is summation n equal to summation n equal to summation n equal to minus infinite to infinite x of n z to the power minus n, and x of n is a discrete time and aperiodic signal, and x of z is a z transform of x of n, and z is the z operator. Now the Z transform pair. So if you take the Fourier transform of x of n, then you will get Z transform of x of n, you will get x of z. So this is x of n and x of z are Fourier Z transform pair. And if you take the inverse Z transform of x of z, you will get x of n. Now coming to the inverse Z transform, how do you calculate the inverse? So inverse of x of z is 1 upon 2 pi I integration over the closed loop, that is the closed circular path, x of z, z to the power n minus 1 dz. Now, if suppose you calculate the Z transform of delta n, then you will get 1, because the delta n is having the value 1 for n equal to 0. So, if you calculate
the Z transform, that is x of z, is equal to summation n equal to minus infinite to infinite x of n z to the power minus n. Then summation, because this, if I am writing n equal to minus infinity to infinity delta n z to the power n, then it is only defined for n equal to 0, so you will get delta n, and this is nothing but the summation, so you will get the 1. So in this way we say that the z transform of delta n is 1. Okay. Now coming to the Z transform of a shifted impulse sequence. So if it is a shifted impulse, then the Z transform is Z to the power minus k. So delta n minus k has the Z transform Z to the power minus k. Okay, so this is Z to the power minus k. Now, what is the interpretation of the z is equal to a, or mod z equal to a on the z plane? So, mod of z equal to a is the circle on z plane with the center at 0, 0. So, mod of z equal to a denotes the circle with the center 0, 0 radius a. So, mod of z is equal to a. This is the z plane. Okay, in the z plane, this is the real axis, this is the imaginary axis. Imaginary axis of z and imaginary real axis of z. This is a circle with radius A. So how do you define the region of convergence? The region of convergence, the range of the values of z for which the z transform converges is also known as region of convergence. Okay, just 1 minute. So the range of values of z for which the z transform converges is also known as the range of convergence. So the region of convergence is that. Okay, the region of convergence is that suppose we define the Z transform. So how do we define the Z transform? So for that, it should be convergence. The Z transform should be defined in that particular region is known as region of convergence, where the Z transform is defined. Okay, the Z transform must be defined for this. So suppose that we have the sequence like x of n is equal to minus 1, 0, 1, right? So if I suppose calculate this is for n equal to 0, then if I calculate the z transform, so this is your z to the power 1 with minus sign, and this is 0, and then this is z to the power minus 1. So it is how defined. So this is minus z plus 1 by z. Now, if I put z is equal to 0, so for z is equal to 0, this x of z will be undefined because it goes infinity. So, the region of convergence cannot have z equal to 0. If I put z is equal to infinity, then this minus z will be infinity. Okay, so this is also undefined in this case. So, the region of convergence can be anything. So, in this case, we will say that the region of convergence is entire z plane. This is entire z plane, except you cannot consider
Z is equal to 0 and Z is equal to infinite. The region of convergence can be anything, but it cannot be 0. It cannot be infinity, because when you put Z is equal to 0, this second term goes infinity. When you put Z is equal to infinity, this first term goes infinity. So the region of convergence is the entire Z plane except for this Z is equal to 0 and Z is equal to infinity. Now, if you suppose want to calculate, now suppose if you want to calculate the Z transform of a to the power n un, then it is Z upon Z minus a, and mod of Z greater than a. So a to the power n un has the Z transform Z upon Z minus a mod of Z greater than a. So the region of convergence is Z greater than a. So Z upon Z minus a is very important Z transform pair. You should remember it. Now next is minus of a to the power n u of minus and minus 1. So this is the right hand sequence, this is the left hand sequence, and for this minus of a to the power n u minus and minus 1 also, we have the z transform Z upon Z minus a, which is mod of Z less than a. Now there is one more important because as I said that this is a to the power n u n is having the z transform Z upon Z minus a. So if I put a equal to 1, if I put a equal to 1, then u of n, this is Z upon Z minus 1. So Z upon Z minus 1 is the Z transform of this, because from this result only. And for this we said mod of Z greater than A. So यहाँ पे आपका Z greater than 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि A की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है. Similarly, if you calculate the minus of u to the power minus and minus 1, then ये भी आपका एक लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस है, और इसका Z ट्रांसफॉर्म भी Z अपॉन Z माइनस 1 होगा, बट mod of Z less than 1 is the ROC. Now, what are the different properties of ROC? So, the ROC must consist circular region of Z plane. है ना? The ROC consists of circular region in the Z plane centered about origin. The ROC does not contain any pole. है ना? ROC में कोई भी pole नहीं होना चाहिए. If x of n is of finite duration, then the ROC is the entire Z plane except possible for Z equal to 0 and Z equal to infinity. जैसे भी हम लोग एक finite duration का example जो मैंने लिया था minus 1, 0 और 1 वाला, in that case we saw that the entire Z plane can be the ROC, but आपका दो वैल्यू नहीं ले सकता, Z equal to 0 and Z is equal to infinite. ठीक है, if x of z is a rational and if x of n is a right sided, then the ROC is the region in the z plane outside the outermost region. मतलब अगर आपका सिग्नल x of n is the right handed signal, then जो उसका ROC होगा वो राइट मोस्ट पोल का जो सर्कल होगा उसके आउटसाइड होगा. सो दैट इज द आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पोल, है ना. नंबर ऑफ पोल हो सकते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोल होगा वो जो सर्कल बनाएगा उसके बाहर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट आपका अगर मान लो कोई सिग्नल लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस अगर है, तो उसके इसमें आपका जो आरओसी है वो आपका सबसे छोटा मैग्नीट्यूड का जो पोल होगा, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड पोल होगा, उसके इनसाइड होना चाहिए. तो जस्ट इन्वर्ट है आपके राइट हैंड साइड के, वहां पे एक्सटीरियर एक्सटर्नल मोस्ट ऑफ सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए, यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल होना चाहिए. ठीक है, इंटीरियर ऑफ इनर मोस्ट सर्कल इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू द स्मॉलेस्ट पोल. एंड अगर दो टू साइडेड सीक्वेंस है तो उस केस में आरओसी आपका एनुलर रीजन होगा, है ना, मतलब दो सर्कल के बीच का रीजन होगा अगर आपका टू साइडेड सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं, टू साइडेड अगर है तो. Okay, after that we will see that the property of the Z transform. तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो आप किसी दो सीक्वेंस को ऐड कर रहे हो तो उसका अगर Z ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या होगा, x1z plus x2z होगा.
और साथ में अगर आप कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किए तो सेम कांस्टेंट आपके z ट्रांसफॉर्म में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R1 और R2 का कॉमन रीजन होगा। सिमिलरली अगर हम टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है तो x ऑफ n माइनस n नॉट का जो z ट्रांसफॉर्म है वो z टू द पावर माइनस n नॉट x ऑफ z होता है ना। तो अगर किसी सिग्नल को आप n नॉट से शिफ्ट करते हो तो वो x ऑफ z हो जाएगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई चेंजेस नहीं आता, तो शिफ्टिंग से आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल एडिशन और डिलीशन ऑफ द ओरिजिन और इंफिनिटी। ठीक है। स्केलिंग इन द जेड ट्रांसफॉर्म, स्केलिंग करते कैसे हैं तो आपको मालूम है कि अगर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म स्केलिंग मतलब अगर आप जेड नॉट टू द पावर एन का मल्टीप्लीकेशन कर देते हो, है ना, जेड नॉट टू द पावर एन का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो एक्स ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड नॉट ये आपका आरओसी हो जाएगा और आरओसी जेड नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आप z नॉट टू दावर n से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो z अपॉन z नॉट हो जाएगा और साथ में आरओसी z नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में। तो x ऑफ n इज हैविंग द z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z, तो x ऑफ माइनस n इज हैविंग द z ट्रांसफॉर्म x ऑफ 1 बाई z, है ना। आरओसी इज 1 अपॉन r। ओके, आरओसी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो अगर आप सिग्नल को फोल्ड करते हो, सीक्वेंस को फोल्ड करते हो तो z ट्रांसफॉर्म आपका इनवर्स हो जाएगा, x ऑफ z इनवर्स हो जाएगा, आरओसी 1 अपॉन r हो जाएगा। नाउ कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है तो अगर x ऑफ n के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का z ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो x कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग टाइम डिफरेंसिंग निकालते हैं मतलब x ऑफ n और x ऑफ n माइनस वन, दो सीक्वेंस का टाइम डिफरेंसिंग निकाल के अगर आप उसका z ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो वो 1 माइनस जेड इनवर्स से x ऑफ z के z ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लीकेशन करने के इक्विवेलेंट होगा। और यहाँ पे आरओसी जो है एक्सेप्ट पॉसिबली z इक्वल टू 0 होगा। एक्यूमुलेशन का मतलब लाइक इंटीग्रेशन जो हम लोग वहां यूज करते हैं कंटिन्यूस में, यहाँ पे एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अक्यूमुलेशन क्या होगा, तो इफ x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, अगर आरओसी r है तो समेशन k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू n करेंगे x ऑफ k, देन उसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो x ऑफ z 1 माइनस z इनवर्स होगा। ठीक है, x ऑफ z 1 माइनस z इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 माइनस जेड इनवर्स से डिवाइड कर देते हो, जबकि डिफरेंशिएशन के केस में यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोलते हैं जिसको 1 माइनस जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे 1 माइनस जेड इनवर्स से डिवाइड करते हो। आर का आरओसी की बात करें तो जेड ग्रेटर देन 1 और आर का जो कॉमन रीजन होगा वो आएगा। कन्वोल्यूशन क्या होता है, तो अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, yn का z ट्रांसफॉर्म y ऑफ z है, तो x ऑफ n और y ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि टाइम डोमेन में वो कन्वॉल्व हो रहे हैं, तो z डोमेन में दे विल मल्टीप्लाई। ठीक है, दे विल मल्टीप्लाई। और आरओसी जो होगा कंटेन करेगा एटलीस्ट R1 और R2 का कॉमन एरिया, तो R1 और R2 का जो कॉमन पार्ट है वो आपका आरओसी बन जाएगा इन दिस केस। ठीक है क्या, तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो Z ट्रांसफॉर्म हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे आप Z ट्रांसफॉर्म के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, कन्वोल्यूशन का तो देख लिए। नेक्स्ट आ जाओ आप डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन। तो डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन मतलब एन का मल्टीप्लीकेशन अगर आप टाइम डोमेन में करते हो तो माइनस जेड और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, माइनस जेड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड हो गया। देन आफ्टर दैट अगर हम देखें तो रिलेशन बिटवीन डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम ऑफ ए सिग्नल बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ जेड transform by substituting z is equal to e to the power j omega, and the above result holds good for those signals which are absolutely summable, है ना। जो absolutely summable है उसके लिए DTFT एग्जिस्ट करता है। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी सीक्वेंस का कैसे निकालते हैं, ये भी अपीरियोडिक नेचर का होना चाहिए। तो एक्स ऑफ एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, जहाँ पे हम z लिखते थे z को रिप्लेस कर देंगे ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा से, तो ये आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन, और ये आ जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा। दैट इज द डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जब आप किसी डिस्क्रीट टाइम का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का डीटीएफटी कैलकुलेट करते हो, तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, एक पीरियोडिक मिलता है, पीरियोडिक, और उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको 1/2 पाई इंटीग्रेशन, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है इसलिए इस बार 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड करना पड़ेगा, एक्स ऑफ ओमेगा एंड ई टू द पावर जे ओमेगा एन। ठीक है, देन आपका कंडीशन क्या है कि ये एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। तो समेबल डिरिचलेट कंडीशन जैसे होता है वैसे यहाँ पे डीटीएफटी के एग्जिस्ट करने के लिए सिग्नल को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। दैट इज एक्स ऑफ एन मस्ट बी एब्सोल्युटली समेबल। सो समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। और लिनियरिटी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो x1n का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 ओमेगा होगा, x2 का x2 ओमेगा होगा, तो a1 x1 प्लस a2 x2 का a1 x1 ओमेगा एंड a2 x2 ओमेगा होगा। ठीक है, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वही जैसा मैं बताया आपको, पीरियोडिक होता है 2 पाई से, तो अगर आप उसको 2 पाई से शिफ्ट करते हो e टू द पावर j ओमेगा प्लस 2 पाई करते हो तो भी आपका सीक्वेंस जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सेम ही आएगा। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप n को n माइनस एन नॉट से शिफ्ट करते हो तो e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट से वो शिफ्ट हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर हम लोग x ऑफ n में e टू द पावर j ओमेगा एन नॉट का ओमेगा नॉट n का मल्टीप्लिकेशन करें तो x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस j ओमेगा का मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से देख के बताओगे। ठीक, डन। So then after this we have the half period shift। so अगर x of n और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म x of ओमेगा है, और अगर आप माइनस n से शिफ्ट करते हो तो x of माइनस ओमेगा हो जाएगा। फोल्डिंग प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट सिमेट्री है, x of n का x of ओमेगा है तो x of n का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो x का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा एंड ओमेगा इज शिफ्टेड बाय माइनस ओमेगा। और टाइम डिफरेंस लेंगे तो अगर x of n का x of ओमेगा है तो n माइनस वन का वन माइनस ई टू दावर माइनस जो लाइक जेड इनवर्स जैसे लेते थे वैसे ही, और फिर वैसे ही आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आ जाएगा समेशन वाला। जैसे कि हम लोग समेशन में वहां पे वन माइनस जेड इनवर्स से डिवाइड करते थे, एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी जिसको बोल रहे थे, यहाँ पे हमारा एक्स ऑफ ओमेगा वन माइनस माइनस जे ओमेगा आएगा, बट इसमें पाई एक्स ऑफ जीरो और डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, पाई एक्स ऑफ जीरो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे।
देन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की, तो अगर अगेन आप इसमें n का मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे माइनस जेड डी अपॉन डी जेड एक्स ऑफ जेड कर रखते हैं, यहाँ पे माइनस जेड की जगह पे j आ जाएगा डी बाई डी ओमेगा ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा करना है। और देन कन्वोल्यूशन का अगर दो सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी डीटीएफटी डोमेन में वो मल्टीप्लाई होंगे अगर टाइम डोमेन में वो कन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है, अगर एक्स ऑफ एन ओमेगा का डीटीएफटी एक्स ऑफ ओमेगा आ रहा है तो एक्स ऑफ एन कॉस ओमेगा नॉट का आपका आ जाएगा एक्स माइनस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉस के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा एंड देन डिवाइडेड बाय 2। पार्सेवल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ एन का जो डीटीएफटी है वो एक्स ऑफ ओमेगा होगा, तो समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड 1 अपॉन 2 पाई एंड देन एक्स ऑफ ओमेगा मॉड स्क्वायर डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, सही है यहाँ तक? परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे गेन एट लो फ्रीक्वेंसी की, कैसे आप गेन कैलकुलेट कर सकते हो। लो फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको गेन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? सो एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अब सबसे पहले आप एक्स ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करो, और एक्स ऑफ ओमेगा में अगर आप ओमेगा के लिए जीरो पुट करते हो तो वो लो फ्रीक्वेंसी गेन होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको आप टाइम डोमेन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप ओमेगा के वैल्यू जीरो पुट करोगे तो समेशन आपको करना है एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो आपके पास अगर कोई सीक्वेंस है तो आप सिंपल उसको माइनस एन से एन तक क्या कर लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे सीक्वेंस को ऐड कर लो, यू विल गेट द गेन एट लो फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक है। तो पॉजिटिव साइड में अगर हम पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम क्या लेंगे? पाई लेंगे। तो माइनस वन टू दावर एन से मल्टीप्लाई करके, है ना, माइनस वन टू दावर एन से मल्टीप्लाई करके एक्स ऑफ एन को अगर आप ऐड करते जाते हो, हर इवन वैल्यू के लिए ये प्लस हो जाएगा और ऑड वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया है तो जितने भी ऑड वैल्यू है उसमें माइनस साइन लगा दो, और जितने भी इवन वैल्यू है उसको एज इट इज रहने दो और सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको निकालना है, ये थोड़ा साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो इसमें आपका डीएफटी जो होता है वो n इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग जो पीरियोडिक ही सिग्नल होता है n पॉइंट डीएफटी हमारे पास होना चाहिए, है ना, और उसमें हम लोग इसको पीरियोडिक सिग्नल मानते हैं n इक्वल टू जीरो से n माइनस वन के लिए ही हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि n उसका टाइम पीरियड होता है, जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसका हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? यस, टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ, टाइम पीरियड हो जाएगा एन, और इस तरीके से हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ट्विडल फैक्टर भी इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो एक्स ऑफ एन समेशन एन इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एक्स ऑफ एन। देखो यहाँ पे एक्स ऑफ एन, अब जो ई टू दावर जे ओमेगा एन लिख रहे थे, यहाँ पे इस ओमेगा को रिप्लेस कर दो टू पाई के बाई एन से, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे टी की जगह टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड एन आ गया, और साथ में एक इंटीजर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो e टू दावर j माइनस जे टू पाई बाई एन इंटू के, है ना, टू पाई बाई कैपिटल एन इंटू के इंटू स्मॉल एन विल गिव यू द डिस्क्रीट
Fourier transform of any sequence where k is varying from 0 to n minus 1। तो अगर आपको वैसे ही इनवर्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे इनवर्स में अभी आपका, क्योंकि जो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हो डीएफटी, तो वो भी आपका डिस्क्रीट नेचर का ही है। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे थे डिस्क्रीट का, बट मिल आपको कंटिन्यूअस टाइम रहा था, इसलिए इनवर्स निकालते समय हम इंटीग्रेट कर रहे थे। डीएफटी में हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी डिस्क्रीट का है, रिजल्ट भी डिस्क्रीट का मिल रहा है, इसीलिए इनवर्स निकालते समय आपको 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज एन, समेशन एन इक्वल टू के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 ओवर द टाइम पीरियड आपको इसको इंटीग्रेट भी कर लेना है, समेशन भी कर लेना है, एंड एक्स ऑफ के ई टू द पावर प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस जे टू पाई बाई एन इंटू एन के। ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ से 0 से n माइनस 1 तक वेरी करेगा। ठीक है, अब ट्यूडल फैक्टर यहाँ पे e टू द पावर जे टू पाई बाई एन माइनस जे टू पाई बाई एन, ये आपका ट्यूडल फैक्टर है। ठीक है, e टू द पावर माइनस जे टू पाई बाई एन इसका ट्यूडल फैक्टर है। तो ट्यूडल फैक्टर क्या डिनोट करता है, वो उसके nth रूट को डिनोट करता है, इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। e टू द पावर जे टू पाई बाई एन इंटू एन प्लस के से अगर रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें पूरा का पूरा सेम ही आ जाएगा, e टू पावर जे टू पाई बाई एन इंटू एन के प्लस e टू पावर जे टू पाई इंटू एन के, एन कैंसिल हो गया, e टू पावर जे टू पाई 1 आ गया, तो e टू पावर जे टू पाई बाई एन इंटू एन के। सो यहाँ पे डीएफटी और आईडीएफटी बोथ पीरियोडिक होते हैं जिसका टाइम पीरियड क्या होता है एन, है ना, टू कंप्यूट द रिजल्ट फॉर एनी टाइम पीरियड 0 टू n minus 1। द चॉइस ऑफ n इज नॉट फिक्स्ड, n1 की वैल्यू लेस देन xn का जो लेंथ है, xn का जो लेंथ है वो लेस देन द पीरियड ऑफ दैट सिग्नल होना चाहिए, एंड वी अगर उससे कम है तो हम उसको जीरो ऐड करके कैपिटल एन के इक्वल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 4 पॉइंट डीएफटी निकालना है, वैल्यू आपके पास 3 है, तो आप फोर्थ वैल्यू जीरो ऐड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज नोन एज जीरो पैडिंग। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं पीरियोडिसिटी, जो अभी जस्ट देखे कि ट्यूडल फैक्टर भी आपका पीरियोडिक होगा, और वही सेम रीजन डब्ल्यू एन टू द पावर एन प्लस के अगर है तो ये इक्वल होगा डब्ल्यू एन टू द पावर के। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डीएफटी इन टर्म्स ऑफ ट्यूडल फैक्टर, तो जहां पे हम e टू द पावर माइनस जे टू पाई बाई कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू के लिख रहे थे, वहां पे आप ट्यूडल फैक्टर से रिप्लेस कर दोगे तो ट्यूडल फैक्टर के टर्म्स में एक्स ऑफ एन ओमेगा डब्ल्यू टू दी पावर एन के डिवाइड एन सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एन यूज कर सकते हो, के इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू एन माइनस 1 तक हो जाएगा। अब ये इसी को इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे माइनस एन लग दो ट्यूडल फैक्टर में। तो उसके बाद ट्यूडल फैक्टर की जो 4 पॉइंट डीएफटी है उसके लिए ट्यूडल फैक्टर की जो वैल्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी वैल्यूज। तो डब्ल्यू फोर टू का पावर 0 लिखोगे जे, और यहाँ पे 1 आएगा, डब्ल्यू फोर टू पावर 1 रखोगे माइनस जे आएगा, एंड देन डब्ल्यू फोर टू पावर 2 रखोगे माइनस 1 आएगा, डब्ल्यू फोर टू पावर 3 रखोगे जे आएगा। ये आप वैसे ही निकालोगे, ई टू द पावर माइनस जे टू पाई बाई कैपिटल एन इंटू आपके पास के, ये वैल्यू है ट्यूडल फैक्टर का। तो इसमें ये के का वैल्यू है, इसमें 4 आपका कैपिटल एन का वैल्यू है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ आपको वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप ई टू द पावर जे टू पाई बाई एन की वैल्यू 4 पुट किए, और ये जे के का वैल्यू 1 पुट किए, तो ये आ गया ई टू द पावर जे पाई बाई 2, और इसको आप क्या लिखोगे कॉस पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस जे। ठीक है, तो 4 पॉइंट डीएफटी के लिए जो ट्यूडल फैक्टर है आप अगर निकालोगे तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से बन जाएगा, ये सारे वैल्यूज आपके 1 1 आएंगे, और यहाँ पे माइनस जे माइनस वन जे माइनस वन वन, तो आप इसको इस तरीके देखो, ये माइनस वन ये माइनस वन ये माइनस वन ये माइनस वन, ये वाले वैल्यू फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 1 कर लो, फिर ये चारों माइनस वन, यहाँ माइनस जे यहाँ माइनस जे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, यहाँ जे एक दूसरे के ऑपोजिट, बीच में भी 1। याद रखना आसान है ना, आप इसको याद रख सकते हो। आपको क्या करना है, पहले रो पहले कॉलम में 1 फिल करना है, उसके बाद आपका डायगोनल में जे माइनस जे, राइट डायगोनल में जे, और बाकी चारों तरफ माइनस वन और सेंटर में आ जाएगा 1। ये कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ डीएफटी, अगर एक्स ऑफ एन का डीएफटी एक्स ऑफ के है तो एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन का डीएफटी एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस के मॉड एन हो जाएगा।
ठीक है, आपको अगर मान लो कभी पीरियड जो टाइम पीरियड है उससे ज्यादा वैल्यू जा रही है तो इसको ऐड कर दो, मतलब कम हो रही है तो इसको ऐड करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी इस पर भी वैलिड है कि a1 x1 और a2 x2 को अगर आप ऐड करते हो तो इसका डीएफटी लोगे तो वो भी a1 x1 के प्लस a2 x2 के हो जाएगा। ठीक है, और सर्कुलर टाइम शिफ्ट कर सकते हैं इसमें, अगर एन नॉट से शिफ्ट करोगे ई टू द पावर माइनस जे टू पाई के एन नॉट बाई एन से मल्टीप्लाई होगा, मॉड एन वही सेम है। जब भी आपको लगे कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, एन ऐड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, अगर आप इस पर मल्टीप्लाई कर दिए एक्सपोनेंशियल टर्म का तो वो के माइनस के नॉट हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर फोल्डिंग है, अगर आप माइनस एन से शिफ्ट करते हो तो वो कैपिटल एन माइनस एन से शिफ्ट हो जाएगा, है ना। माइनस एन से शिफ्ट करोगे तो कैपिटल एन माइनस एन से, या फिर आप माइनस के से बोल सकते हो, माइनस एन का शिफ्टिंग माइनस के, और मॉड एन ऐड कर देना जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, आपको नहीं वैल्यू पता है, मॉड एन ऐड कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है एक्स ऑफ एन का, एक्स ऑफ के है एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एन का, एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक्स माइनस के है। एक्स ऑफ एन अगर रियल है तो एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस के का एक्स ऑफ के होता है, दैट इज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डीएफटी क्योंकि पीरियोडिक है, एक्स ऑफ माइनस के का है और एक्स ऑफ एन माइनस के इक्वल होता है, तो इसीलिए एक्स ऑफ माइनस के एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ के एंड एक्स ऑफ माइनस के दोनों सेम आ जाए। तो ये कॉन्जुगेट सिमेट्री सजेस्ट करता है कि वी नीड टू कंप्यूट ओनली हाफ द डीएफटी वैल्यू टू फाइंड द एंटायर डीएफटी सीक्वेंस। आपको पूरा वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ आपको हाफ वैल्यू तक कैलकुलेट करना है, उसके बाद सिमेट्री प्रॉपर्टी से वो सेम हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे n इक्वल टू 8 के लिए जीरो को छोड़ दो, है ना, तो उसके बाद जो हाफ वैल्यू आएगी n/2, जीरो आपको निकालना है। n इक्वल टू 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो 4 क्या सिमेट्री, 0 और 4 सेम होगा, फिर ये 3 और 5 सेम होगा, 2 और 6 सेम होगा, 1 और 7 सेम होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। सेम मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैं कहना चाह रहा था। 3 और 5 एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, 6 और 2 एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, 7 x(1) का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, 0 और 8 आपका सेम होगा, और x(4) आपका हाफ पावर हाफ पॉइंट डीएफटी होगा। ठीक है, 0 और 8 सेम होगा, और n/2 यानी x(4) हम लोग यहाँ सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ x ऑफ n इज रियल, अगर आपका x ऑफ n रियल और इवन है तो उसका डीएफटी भी रियल और इवन आएगा। अगर रियल और ऑड है तो इमेजिनरी और ऑड आ जाएगा, है ना। रियल है लेकिन ऑड है तो इमेजिनरी और ऑड, रियल है और इवन है तो रियल और इवन ही आएगा। इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन, अगर इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन का डीएफटी देखोगे तो वो रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ के आएगा, अगर ऑड पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन देखेंगे तो वो जे इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ के आएगा, मतलब इमेजनरी आएगा। ठीक है, और सेंट्रल ऑर्डिनेट प्रॉपर्टी ऑफ डीएफटी एक्स ऑफ एन का डीएफटी एक्स ऑफ के है, तो एक्स ऑफ जीरो के लिए समेशन एन इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एक्स ऑफ एन होगा, और n/2 का समेशन एन इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन माइनस वन टू द पावर एन एक्स ऑफ एन। सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर आप किसी को दो सिग्नल को टाइम डोमेन में सर्कुलर कन्वॉल्व कर रहे हो तो डीएफटी डोमेन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ। एंड मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सर्कुलर कन्वॉल्व हो जाएगा, डिवाइड बाई टाइम पीरियड करना मान। पासवेज थ्योरम, समेशन के इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन, समेशन के इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन एक्स ऑफ एन का मॉड स्क्वायर कर रहे हो तो 1/n समेशन, यहाँ पे समेशन रहेगा के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एक्स ऑफ के का मॉड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूलिटी प्रॉपर्टी एक्स ऑफ एन का, अगर एक्स ऑफ के है तो एक्स ऑफ के, यहाँ पे के को अगर एन से रिप्लेस कर देंगे तो इस एन को एन माइनस के से रिप्लेस करें, मतलब फोल्ड कर दो और साथ में मॉड एन से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो मॉड एन को तो एन माइनस के आप बोल सकते हो, या एन को माइनस के बोल के मॉड एन लिख लो, और साथ में टाइम पीरियड से तो मल्टीप्लाई करना ही रहता है। ठीक है, सो ये हमारे साइड से आज के लिए हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस marathon series where I discuss all the properties of the DFT, Z transform and DTFT। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हमारा मंडे को है, मंडे नहीं ट्यूसडे को है, उस दिन हम लोग फोरियर सीरीज, फोरियर सीक्वेंस, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिवीजन को फोकस करेंगे। ठीक है, वो भी हमारा बनार में पूरे फॉर्मूले को एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं। थैंक यू।